तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेक्टर अलजेब्रा विद दिस टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपकी जो बाकी की दो एक्सरसाइजेस बची हुई हैं दैट इज एक्सरसाइज 10.3 एंड एक्सरसाइज 10.4, वो बेस्ड है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट पे रिस्पेक्टिवली। तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे स्केलर प्रोडक्ट से। तो देख लो, वेक्टर के प्रोडक्ट बेटा दो तरीके से निकाले जाते हैं। दो वेक्टर क्वांटिटीज के प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर प्रोडक्ट। देखो जैसे नाम में लिखा है ना स्केलर प्रोडक्ट, तो ध्यान रखना जब आप उन वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे उसके मल्टीप्लीकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मतलब मैं इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ या फिर डॉट प्रोडक्ट, एक ही बात है। और यहाँ पे बेटा जो आंसर आएगा ना ये हमेशा स्केलर के टर्म्स में आएगा। स्केलर मतलब कोई रियल नंबर आएगा, इनके आंसर्स में आई कैप जे कैप के कैप ये सब नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर में एक वैल्यू आएगी सॉल्व होके, आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में नहीं आएगा। आपका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी में आएगा, दैट इज अ रियल नंबर। ठीक है, बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे शो भी करते हैं ए क्रॉस बी वेक्टर। इसमें ध्यान इंपॉर्टेंट क्या देना है आपको कि इसके अंदर ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो आपका आंसर आता है ना मान लो सी, तो वो भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। इसका आंसर आपका आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आएगा, ना ही सिर्फ और सिर्फ स्केलर नहीं आएगा, इसके साथ आपका आई कैप जे कैप के कैप भी आएगा। यानी कि आपको आंसर जो मिलेगा वो वेक्टर फॉर्म में ही मिलेगा प्रोडक्ट करने के बाद। यहाँ पे स्केलर, दैट इज वाई इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट लिखा है, इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है आपका डॉट प्रोडक्ट। तो स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट से। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको दूसरा नाम फिर से लिख लो आप लोग, डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है इसे, डॉट प्रोडक्ट। अब मान लो ऑफ कोर्स मैं दो वेक्टर्स को लेके स्टार्ट करूंगा कि आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर्स का। तो पहला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कैसे डिफाइन किया जाता है। देखो दो वेक्टर्स जो होंगे ना उनके बीच में आपस में कोई ना कोई तो एंगल बन ही रहा होगा, दैट इज ऑब्वियस। ठीक है, आपको एक चीज मैंने समझाई थी, मान लो ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर, मानो कि ये ना होके बी वेक्टर आपका कहीं यहाँ बना हुआ है, तो आपको एक चीज मैंने समझाई थी कि ये ना फ्री वेक्टर्स होते हैं। प्रीवियस वीडियोस में आप देखना, मैंने बताया था कि ये होता है आपका फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर को हम उठा के शिफ्ट कर सकते हैं, मान लो ये मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया पैरेलल ले जाके एज इट इज। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब आप एक बात सोचिए, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों में कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल जरूर बनेगा दोनों के अंदर। और एक चीज का ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये जो एंगल होगा ना हमेशा जीरो से पाई के बीच में ही होने वाला है, इक्वल टू जीरो और पाई। ठीक है, आप सोचोगे सर अच्छा ये अगर ऐसे हो गया, ऐसे होता तो हम ऐसे लेते उसको एंगल। अगर मान लो ये बी इधर ना होके इधर होता तो आप ऐसे 360 घुमा के नहीं लेते, उल्टा रिफ्लेक्स में नहीं लेते, आप इस तरफ ले लेते। ठीक है, तो यहाँ से एंगल आप मेजर कर लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर ए को शिफ्ट करते हैं आप इधर। तो मेन चीज आपको ये समझानी है कि एंगल की जो रेंज होगी यहाँ पे क्या होगी, जीरो से पाई के बीच में होगी, राइट। अब ये एंगल का काम क्या है ये पता चलेगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर मॉडुलस मल्टीप्लाई, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, मॉडुलस बी वेक्टर एंड दिस विल बी कॉस थीटा। अगर आपके पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है और आपके पास दोनों के बीच का एंगल है तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, अब इसमें कुछ चीजें ना आपको खुद समझनी पड़ेंगी, और वो क्या, देखो पॉइंट्स बनाते हैं कि इसमें जानना मतलब क्या क्या। देखो एक चीज तो क्लियर है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो और बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो हो गया तो ध्यान रखना थीटा तो डिफाइंड होएगा ही नहीं कुछ। थीटा यानी कि कुछ डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि अगर एक वेक्टर जीरो है ही नहीं तो थीटा तो है ही नहीं। तो यहाँ पे आप किसी इफ ईदर
ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर कोई भी 0 हुआ ना तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई नोट करने की, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं आपको ऑब्जर्वेशंस लिखवाने वाला हूँ समझाते हुए। ऑब्जर्वेशंस देखो, यहाँ पे सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक रियल नंबर आएगा, इज अ रियल नंबर। रियल नंबर बोले तो स्केलर क्वांटिटी आएगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी, राइट। सेकंड देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है कि ए और बी वेक्टर, पहली बात तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नॉन जीरो है, मतलब ये इनमें से कोई भी एक जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब आप एक खुद बात सोचिए कि अगर थीटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मेरा कहने का मतलब है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा आंसर आपका। तो आप एक बात सोचिए, अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया इन दोनों के बीच का, 90। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ए और बी की वैल्यू, पहली बात तो नॉन जीरो होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों की कोई भी वैल्यू हो, कॉस 90 कितना होता है भाई, आप लोगों ने सीखा हुआ है कॉस 90 जीरो, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपका आंसर हमेशा जीरो आएगा। तो ध्यान रखना, इन केस कभी भी दो वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उसका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो या तो, और इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। रीजन आपको बता चुका हूं, क्योंकि cos 90 हो जाता है परपेंडिकुलर के केस में, और 90 cos 90 तो आपका जीरो होता है, दैट्स इट। तो ये पूरा जीरो से मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर आ जाएगा जीरो। अब आप देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको थीटा 90 पे लिखवाया ना, तो ऐसी अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो का होने का मतलब पता है क्या है, एक ही दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए आपस में, तो क्या होगा देन, अगर दोनों के बीच में थीटा जीरो है, मान लो एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर भी ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ए वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा है बी वेक्टर भी आपका ऐसे ही जा रहा है सेम, उसमें दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया। देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पता है क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये सिर्फ अपने दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा मॉड्यूलस के, ठीक है। अगर मान लो इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर भी है, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में दोनों इक्वल है, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसकी जगह आप ए वेक्टर भी तो लिख सकते हो, ए वेक्टर अगर बी वेक्टर की इक्वल है तो आप इस बी वेक्टर की जगह लिख सकते हो ए वेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मॉडुलस। तो आप इसका बेटा ये फॉर्मूला बना सकते हो कि अगर क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट आप निकालने बैठे हो ना, ए इंटू ए, दोनों के दोनों अगर सेम है तो इसका आंसर ये आएगा। ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड्यूलस। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। थर्ड के बाद फोर्थ, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसका मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना सीधा सीधा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आप क्या निकालोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस 180, कॉस 180 आपको पता होना चाहिए -1 हो, तो ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस, दोनों का मतलब सेपरेट सेपरेट मॉडुलस। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये भी फॉर्मूला बन गया। तो ये रटने नहीं है, आपको बस इतना पता है कि भाई कॉस थीटा आपको पता है, कॉस थीटा होता है जीरो पे, आपको कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, 90 पे पता होनी चाहिए, एंड 180 पे पता होनी चाहिए। हाँ सर वो तो ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, और इसमें अब आपको याद होगा आपने कुछ यूनिट वेक्टर्स पढ़े। यूनिट वेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, जो एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन में जो होता है वो होता है जे कैप, जेड की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आपका के कैप। ठीक है, इन सब यूनिट वेक्टर्स की खासियत क्या होती है, ये सारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब आई के परपेंडिकुलर जे के परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर आई। रीजन, क्योंकि ये सारी एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है, एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो क्या आएगा। देखो आई कैप मल्टीप्लाई आई कैप, मतलब आई कैप डॉट आई कैप। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, आई कैप का मॉडुलस आई कैप का मॉडुलस कॉस। अब आप एक बात सोचिए, ये दोनों आई कैप है तो ऑफ कोर्स दोनों सेम वेक्टर्स ही ले रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दैट इज यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया भाई, कॉस 0 आप लोगों ने सीखा हुआ है कितना होता है, 1। अब आई कैप इंटू आई कैप आपको पता होना चाहिए, अगर बेटा ये यूनिट वेक्टर है तो इसका तो भाई आंसर 1 ही होगा, और इसका भी मॉडुलस 1 ही होगा, और ये भी 1 ही है। तो आई कैप इंटू आई कैप ये होगा आपका हमेशा 1। सिमिलरली जे कैप इंटू जे कैप, डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये भी आपका हमेशा 1 आएगा। के कैप डॉट के कैप ये भी आपका हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके क्या कहते हैं, सेम से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर मान लो मैं लिखता हूँ आई कैप इंटू जे कैप, ये कितना आएगा। आपको यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो आप ऐसे ही लिखोगे, कॉस आई कैप और जे कैप ये बेटा एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल लिया जाएगा 90, और cos 90 होता है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली जे कैप इंटू के कैप अगर हो गया ये भी 0 हो गया, या फिर के कैप इंटू आई कैप हो गया ये भी आपका 0 हो गया। तो ध्यान रखना जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ये 90 हो गया, सेम डायरेक्शन वाले ये आ रहे हैं आपके 1। ये लेकिन सिर्फ ध्यान रखना आपको कि ये यूनिट वेक्टर का केस है, यूनिट वेक्टर के केस में कह रहा हूँ, ये 1 1 1। ठीक है, और ये 0 0 0। और रीजन आपको मैंने बता दिया 0 क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं आपस में, एक्स और वाई, वाई और जेड, जेड और एक्स, ये एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए आपका आंसर आया इतना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, दैट इज ऑब्जर्वेशन नंबर 6। यहाँ पे ना देखो, अगर मान लो आपको क्या कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, देख लो, बहुत सिंपल तरीका है। मान लो आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, ये होता है इसका फॉर्मूला cos थीटा। तो अगर आपको टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी cos थीटा की वैल्यू, ये डॉट प्रोडक्ट एज इट इज रहने वाला है। ठीक है, अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस, यहाँ से आ जाएगा। और जब थीटा निकालना होगा तो थीटा स्पेसिफिकली कैसे आ जाएगा, cos इनवर्स ब्रैकेट में ये है अपॉन ए वेक्टर प्लस बी। तो यहाँ से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हो बहुत इजीली। दैट्स इट। हाँ तो बच्चों अब हम ना कुछ प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ने वाले हैं, और सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं। देखो पहली प्रॉपर्टी तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखोगे कि ये जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे ए डॉट बी वेक्टर, ये जो होता है इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब कि अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल लो, दोनों के आंसर्स बिल्कुल सेम आएंगे। बट ध्यान रखना भाई, ये चीज वहां नहीं होती वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, कि यहाँ पे मान लो कि ये जो है ना स्केलर प्रोडक्ट इज, सॉरी कॉम्यूटेटिव कह रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है।
जैसे कि मान लो कि एक है ए वेक्टर, फिर यहाँ पे लगा रखा है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर हो तो इसको आप लिख सकते हो ए, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा लेकिन डॉट प्रोडक्ट ही लगेगा, ठीक है। फिर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक क्या कहते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक चीज और भी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ कि देखो क्या कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट वेट अ मिनट कर सकते हो आज आज का कहाँ मिल गया ब्लॉक, ऐसा क्यों कराया उन्होंने मुझे भाई। नहीं वो उनसे बात करनी पड़ेगी आपको एक बार, क्योंकि लाइन का तो मुझे भी नहीं पता ना कहाँ पे करेक्टिव ग्राइंडिंग चाहिए। ठीक है एक बार उनको पूछो, उन्होंने बोला था। तो, हाँ मयंक, आवाज आ रही है। यस सर अब आ रही है। यार सेकेंड, तो सॉरी ये बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए, आप लोग फिर से इसको नोट कर सकते हो। अच्छा मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी तीसरी वाली बताने वाला था आपको, और तीसरी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला था स्केलर प्रोडक्ट विद अ स्केलर। मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे ना अगर मान लो कि आपने एक स्केलर क्वांटिटी मान लो लैम्डा, लैम्डा मान लो, लेट लैम्डा बी अ स्केलर क्वांटिटी, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 एनी रियल नंबर क्वांटिटी। अगर आप स्केलर क्वांटिटी को पहले एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो और फिर इसको डॉट प्रोडक्ट निकालते हो उसका बी वेक्टर से, तो आंसर सेम आएगा। चाहे आप उसको क्या कहते हैं ये जो स्केलर है ना इसको बी से पहले मल्टीप्लाई कर लो, बाद में इससे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर ऐसे भी कर लो, आंसर आपका तीनों केस में बिल्कुल सेम आएगा। तो आपको इसमें बिल्कुल भी वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, आप इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ये वाली प्रॉपर्टी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कराने वाला हूं मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का, क्योंकि सबसे ज्यादा चीज यही यूज होने वाली है। तो प्रॉपर्टीज तो यहीं तक है। अब यहाँ पे आप लोग समझोगे कि मैं ना यहाँ पे आपको क्या कहते हैं एक वेक्टर दे रहा हूँ ए वेक्टर, दैट इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। दूसरा बी वेक्टर B1 आई कैप, B1 आई कैप B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब देखो ये दोनों वेक्टर्स मैंने आपको दे दिया, अब मैंने आपको बोला है कि भाई इनका निकालो डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या निकालना है भाई, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यानी एक ही जगह मैंने ये लिखा, ठीक है। मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, ये वाला अप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पे ऐसे डॉट प्रोडक्ट निकाल के दिखा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, ऐसे ही सिमिलरली मैं बी का पुट कर दूंगा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी ना डॉट प्रोडक्ट में, तो आप क्या करोगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, A1 आई कैप इंटू B1 आई कैप, राइट, प्लस A1 आई कैप इंटू B2 जे कैप प्लस A1 आई कैप इंटू B3 के कैप, फिर सिमिलरली प्लस A2 जे कैप इंटू B1 आई कैप। इसको आप कंप्लीट कर लो अपने साइड से, A2 जे कैप इंटू B1 आई कैप
प्लस A2 J कैप इंटू B2 J कैप प्लस A2 J कैप इंटू B3 K कैप, फिर लास्ट रह गया प्लस, अब मैं इसको इससे सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसका ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे, A3 K कैप इंटू B1 I कैप प्लस A3 K कैप इंटू B2 J कैप प्लस A3 K कैप इंटू B3 K कैप। अब देखिए मैंने किया क्या है, इस वाले टर्म को इस पूरे ब्रैकेट से एक बार मल्टीप्लाई किया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हो, इस वाले को इस पूरे से मैंने मल्टीप्लाई किया, इस वाले को मैंने पूरे इससे मल्टीप्लाई किया, तो देखो 3 टर्म ये 3 टर्म ये, टोटल 9 टर्म्स मेरे पास आ गई। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये देखना बेटा, यहाँ पे आप देखो ये है आई कैप वाले टर्म। अगर आपको याद हो आई कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट, मैंने आपको क्या बोला था, ये होता है भाई 1, राइट। इसके अलावा अगर ऐसा आता है आई कैप इंटू जे कैप, तो इसका होता है 0। सिमिलरली आई कैप इंटू के कैप, इसका होता है 0। यानी कि अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर है ना, अगर ये एक प्रोडक्ट के अंदर आते हैं तो ये तो 0 क्वांटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के बाकी सारे टर्म 0 हो रहे हैं। ध्यान दो कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आई कैप और जे कैप, तो आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है, तो ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0। सिमिलरली आई कैप के कैप ये 0, ये वाला टर्म भी 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0 0। तो बाकी के 6 टर्म्स हो गए 0। अब बचा क्या है ये देखो, अब ये क्या आ गया, ए डॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, आपको मैंने बताया था ना आई कैप इंटू आई कैप कितना होता है 1। तो आप देखो आई कैप, यहाँ पे आई कैप इन डॉट आई कैप डॉट आई कैप आपका 1 होएगा, बचा क्या, A1 और B1, तो ये आया A1 B1, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ पे कितना आएगा, प्लस A2 B2, यहाँ पे कितना आएगा A3 B3। तो अब आप देख लीजिए आपके लिए कितना सिंपल हो गया डॉट प्रोडक्ट निकालना। आप डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला करोगे, आप उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसको लोगे, और कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ A1 B1, ये जो वैल्यूज होंगी ना बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिखना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज में आएगा। सर रिलीज किया गया है तो सही सर, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। तो बच्चों अब हम इसी पे बेस्ड ना एक क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर एक्सरसाइज 10.3। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, देखो बेटा वेक्टर्स हमेशा आपको इसी फॉर्म में दिए जाएंगे, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर आपको कितना दे रखा है, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे कि आपको निकालना क्या है, एंगल। आपको मैंने सिखाया था अभी एंगल कैसे निकालना है, cos थीटा इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट इनटू दिस। अभी आपको ये निकालना मैंने जस्ट सिखाया था, ए क्रॉस बी कैसे ए डॉट बी कैसे निकाला जाएगा। देखो ये A1 पार्ट है इसका, ये B1 पार्ट है, तो A1 आपको मैंने बताया था ना, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, बाकी सारे तो कैंसिल हो जाते हैं पार्ट। तो आपको डायरेक्टली ये करना है, 1 इंटू 3 दैट इज 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 4, फिर 3 इंटू 1 दैट इज 3। तो आपका कितना आया भाई, 3 और 3 6, और ये आ गया 10। तो आप इसकी जगह लिखोगे 10 अपॉन, अब आप यहाँ पे ए वेक्टर का क्या निकालोगे, मॉडुलस। कैसे निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप देख लो कितना आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज रूट 14। तो इसको लिख लो रूट 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे ये देख लो कितना आएगा इसका, बी वेक्टर का मॉडुलस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सेम ही आ रहा है, 4 9 9 4 1 दैट इज रूट 14 ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 10/14, रूट 14 इंटू रूट 14, ये आपका आ गया कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 5/7। तो थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 5/7।
7। तो आपने एंगल निकाल लिए। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट कवर हो गए, एंगल निकालना भी और डॉट प्रोडक्ट निकालना भी। दैट्स इट। तो अब ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड ए वेक्टर का मॉड्यूलस एंड बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ध्यान रखना भाई, दोनों के मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए बोले इफ कुछ गिवन है इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर आगे ध्यान देना डॉट लगा रखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके, इज इक्वल्स टू 8 गिवन है एंड ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ओके फाइन, आपको ये चीजें दे दी। तो अब आप क्या करोगे, नॉर्मली देखो इससे स्टार्ट करने के लिए क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकलेगा पहला, फिर प्लस ए वेक्टर, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। इस ए वेक्टर को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे किया। मैंने आपको बताया था ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। तो जब आप इसको ये माइनस आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मतलब माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये इसका नेगेटिव यहाँ लग गया, ठीक है। फिर ऐसी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप पता है क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव होती है। मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव लगा दिया। फिर सिमिलरली ये आ जाएगा बी वेक्टर का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8, दिस इज गिवन, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं बिल्कुल। आपको मैंने सिखाया था, अगर याद हो, थोड़ा सा बैक जाओगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ये आपका ऐसे लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू 8, राइट। अब आप देखिए आपको क्या बोला था, ए वेक्टर को ये लिख सकते हो आप 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और इसका क्या करना है आपको, देखो ए वेक्टर का होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो ये आपका बना 64, बी वेक्टर का ये स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये मैंने बस ऐसे ही लिखा है, इसको स्क्वायर लिख दिया, इसका भी स्क्वायर लिख दिया, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको सिखाई थी, याद रहनी चाहिए आपको। अब ये कितना आ गया 63, तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी 63, ये क्योंकि 1 है और ये 64 है, 63 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, तो देखो b वेक्टर का स्क्वायर आ गया आपका 8/63, तो देख लो b कितना आ गया, अंडर रूट कर दो इसका, 2√2 बाय इसका देखोगे तो ये आ जाएगा 9 3√7, तो ऐसा आ रहा है 3 3 9 9 63 2√7, इसको आप क्या कह सकते हैं, वो भी कर सकते हो रैशनलाइज, तो ये आपका आ जाएगा 2√14 अपॉन 7 3 21, तो कुछ ऐसा आ रहा है आपका ये सॉल्व होने के बाद। ये आया बी वेक्टर, इसमें आप 8 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ए वेक्टर का मॉड्यूलस आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी कि 8 आप मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 8 to the 16 √14/21, दैट्स इट। तो जब आप, लेकिन एक चीज देख लीजिए, आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे ना तो विदाउट रैशनलाइजेशन दिया हुआ है, तो ये बी वेक्टर का आंसर ये दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, इसमें 8 मल्टीप्लाई कर दो तो ए वेक्टर का मॉडुलस आ गया 16√2/3√7, तो आप जैसे मर्जी करना चाहो दोनों ठीक है, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप हमेशा रैशनलाइज किया करो, हैबिट डाल लो। आंसर पीछे से मैच नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। दैट्स इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो जितना भी मैंने आपको बताया उस पे बेस्ड आप ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.3 के इजीली कर सकते हैं। बाकी का कुछ प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।